हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन में। तो बच्चों, आज हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट की 5th क्लास। चलिए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करेंगे आज की क्लास को। देखो बच्चों, अभी तक हमारे ये 4 मेजर टॉपिक्स हो चुके हैं। सबसे पहले मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये क्या होता है? सम टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, ठीक है, जो कि हमारे बिजनेस के कंट्रोल के बाहर है बट हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। हमने 7 फीचर्स देखे थे। CUSDT, complexity, uncertainty, specific force and general force, interrelatedness, relativity, ठीक है, dynamic and totality of external forces। फिर हमने देखा था importance of business environment। क्या था हमारे? OTP, ITC। O stand for opportunity, T stand for threat, P stand for planning and policy। ITC, I stand for improving performance, T stands for tapping useful resources और C stand for coping with rapid changes। ये हमने देखे थे इंपॉर्टेंस। फिर हमने देखा था डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। 5 डायमेंशंस हमने देखे थे। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये है हमारा 50% चैप्टर। 50 में नहीं, 60% बोलूंगा। 60% हमारा चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। आज जो बच्चों हम करने वाले वो है हमारा टॉपिक नंबर 5, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3, उसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है। और इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 वो तो है ही एलपीजी पर। तो वहां आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो या पढ़ने वाले होगे, ठीक है ना। चैप्टर 3 के अंदर पढ़ चुके होगे या फिर पढ़ने वाले होगे। यहाँ पर सिर्फ एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, वही चीज इसके अंदर हम पढ़ने वाले, ठीक है। बाकी डिटेल में आपको जब एलपीजी पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 आप पढ़ लोगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखो बच्चों, ये सारे टॉपिक्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। ये आ गया हमारा टॉपिक, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया इन 1991। बच्चों, ये बात 1991 की नहीं है, 1991 से पहले की है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने क्यों पड़ गए। तो अगर देखा जाए बच्चों, हमारे भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफी वीक था 1980s में। बहुत ज्यादा हमारा पैसा खर्च हो रहा था लेकिन गवर्नमेंट की कमाई बिल्कुल नहीं हो पा रही थी। टैक्सेस आ नहीं रहे थे, खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ रहा था और इंडिया के ऊपर जो लोन था वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं थी। हमारे पास सिर्फ इतनी फॉरेन करेंसी थी कि बस हम अगले 2 हफ्ते का 14 डेज का सामान ही मंगा सकते थे। उसके बाद हमारा फॉरेन एक्सचेंज ही खत्म हो जाता, फिर हम बाहर से कुछ मंगा भी नहीं पाते। ऐसे में इंडिया जो है वो किसके पास गया? 2 ऑर्गेनाइजेशन के पास गया। पहला वर्ल्ड बैंक के पास गया, दूसरा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको हम शॉर्ट में IMF बोलते हैं। तो इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के पास गया। किसके पास? वर्ल्ड बैंक के पास और दूसरा IMF के पास। वहां पर जाके इन्होंने लोन मांगा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने कंडीशंस लगाई कि देखो आपकी हालत है खराब, हमको नहीं लगता कि आप हमको रीपे कर पाओगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो भी कहोगे, आप जो भी शर्तें लगाओगे, हम मानने को तैयार है, बस आप हमको लोन दे दो, हमको अपनी कंट्री को चलाना है। तो उन्होंने फिर 3 कंडीशंस लगाई, ठीक है। 3 मेजर कंडीशंस लगे। वैसे तो कंडीशन बहुत सारी थी, 3 मेजर कंडीशंस थी, जिसमें पहली कंडीशन थी लिबरलाइजेशन, दूसरी कंडीशन थी हमारी प्राइवेटाइजेशन और तीसरी जो हमारी कंडीशन थी वो थी हमारी ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। लिबरलाइजेशन में उन्होंने बोला कि आपके यहाँ रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, रिस्ट्रिक्शंस को कम करो। दूसरा बोला आपके यहाँ गवर्नमेंट का बहुत कंट्रोल है, उसको कम करो। तीसरा उन्होंने क्या बोला? आप बाहर के लोगों को तो आने नहीं देते हो, अपने कंट्री के दरवाजे खोलो, ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके डिटेल में समझते हैं, प्राइवेटाइजेशन क्या है, लिबरलाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या है। इसको हम शॉर्ट में LPG भी बुलाते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं विद लिबरलाइजेशन। तो बच्चों, लिबरलाइजेशन का अगर सिंपल वर्ड्स में हिंदी में मीनिंग बताऊं तो वो है आजादी, इंग्लिश में बोले तो फ्रीडम। तो किस चीज से फ्रीडम या किस चीज से आजादी मिल रही है? अननेसेसरी कंट्रोल्स एंड अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से आजादी मिल रही है। तो लिबरलाइजेशन के थ्रू इंडियन बिजनेसेस को, इंडियन इंडस्ट्री को सारे अननेसेसरी कंट्रोल, सारे अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से क्या कर दिया गया था? फ्री कर दिया गया था। बात बात के रिस्ट्रिक्शंस अब आपको नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, आप अपनी मर्जी से काम कर पाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? दे सिग्नल द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। मतलब ये
पहले क्या होता था, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता उससे पहले आपको लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है ना। कोई भी काम करने से पहले आपको परमिट लेना पड़ता था। मन चाहे क्वांटिटी नहीं बना सकते थे, कोटा राज था। कोटा मतलब क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन था। तो मतलब लाइसेंस का रिस्ट्रिक्शन, परमिट का रिस्ट्रिक्शन, क्वांटिटी का रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस थे। तो ये सारी चीजों को एंड कर दिया गया था इन लिबरलाइजेशन। क्या क्या लिबरलाइज किया गया था बच्चों, वो सारे पॉइंट्स हम इसमें पढ़ेंगे। डिटेल में पढ़ना है तो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 3 होगा। यहाँ पर सिर्फ इंट्रोडक्शन है। क्या क्या हमारे क्या कहते हैं लिबरलाइज किए गए थे, क्या क्या चीजें आजादी करी गई थी। एबॉलिशिंग लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री एक्सेप्ट अ शॉर्ट लिस्ट। मतलब ये ज्यादातर इंडस्ट्रीज को बोल दिया गया था कि अब आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 6-7 इंडस्ट्रीज को छोड़ के बाकी सारी इंडस्ट्रीज के लिए बोल दिया गया था कि आपको जब बिजनेस चालू करना है तो अपनी मन मर्जी से चालू कर सकते हो, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन कौन सी चीजों के लिए लाइसेंस रखा था, जैसे आपको ड्रग्स लेने हैं, ठीक है, ड्रग्स बनाने, सॉरी लेने नहीं है, ड्रग्स बनाने हैं, ऑटोमोबाइल बनाना है, मतलब वो सारी चीजें जिससे किसी की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, वो वाले के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था। अदरवाइज बाकी चीजों के लिए लाइसेंस को हटा दिया गया था। सेकेंड, देयर वॉज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। मतलब ये अब आप मन चाहे तरीके से बिजनेस को चला सकते थे। बिजनेस को बड़ा करना है, बिजनेस को छोटा करना है, ये आपके ऊपर है। पहले क्या होता था, बिजनेस को बड़ा करना है तो परमिशन चाहिए थी, बिजनेस को छोटा करना है तो परमिशन चाहिए थी, लेकिन ये सारे रिस्ट्रिक्शंस हटा दिए। तीसरा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को रिमूव कर दिया गया। मतलब ये अब भारत के अंदर आप कहीं भी सामान को मन मर्जी तरीके से ले आ और जा सकते हैं। मतलब आपको यूपी से एमपी में लेके जाना, एमपी से यूपी में लेके जाना, कहीं भी लेके जाना हो, उसके रिस्ट्रिक्शंस को भी हटा दिया गया था। फ्रीडम इन द फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये कि पहले ये क्या होता था, गवर्नमेंट का कंट्रोल था कि आप जो प्राइस फिक्स करोगे वो होगी जो हम तय करेंगे। लेकिन इसके बाद लिबरलाइजेशन के बाद क्या हो गया था, गवर्नमेंट ने बोला अब आपको जो समझ में आता है आप वो प्राइसेस चार्ज करो, ठीक है ना, आपको जो सही लगता है वो आप चार्ज करो, हम कोई कंट्रोल नहीं करेंगे। टैक्सेस कम कर दिए गए थे, बहुत सारे कंट्रोल्स को लिफ्ट कर लिया गया था, वापस बुला लिया गया था, जिससे हमारे टैक्स की जो इनकम है वो इंक्रीज हो सके। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के प्रोसीजर को सिंपल कर दिया गया था। पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन उसके प्रोसीजर को सिंपल कर दिया गया। लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, मेकिंग इट इजियर टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। बाहर के पैसे को, बाहर की टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाना और आसान हो गया। तो कभी अगर क्वेश्चन आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, आई रिपीट, कोई कभी क्वेश्चन आता है फॉरेन कैपिटल या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये किसका पार्ट है, तो आपको बताना होगा ये लिबरलाइजेशन का पार्ट है। क्योंकि इंडिया में इतने हमने रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया था, तो बाहर के लोग अब इंडिया में आकर आराम से अपना इन्वेस्टमेंट कर पा रहे थे। क्लियर हो गया आपको लिबरलाइजेशन बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मतलब ये आजाद करना अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन से, अननेसेसरी कंट्रोल से। क्लियर, ओके। सेकंड बच्चों हमारा आता है वो है प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। पहली शर्त थी अननेसेसरी कंट्रोल हटाओ। दूसरा क्या रिस्ट्रिक्शन था कि गवर्नमेंट से बोलो कि अपना रोल कम करो, प्राइवेट लोगों को बढ़ाओ, क्योंकि प्राइवेट लोग तेजी से काम करते हैं, गवर्नमेंट अपना स्लो काम करती है। तो प्राइवेट लोगों को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेटाइजेशन लाया गया। तो क्या है प्राइवेटाइजेशन, समझते हैं। क्या लिखा हुआ है, द न्यू सेट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एम्ड एट गिविंग ग्रेटर रोल टू पब्लिक प्राइवेट सेक्टर इन द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस। प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाओ जिससे वो कंट्री को बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके, ग्रो करा सके। एंड रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करो, प्राइवेट सेक्टर के रोल को बढ़ाओ, तभी हमारा कंट्री जो है बिल्ड अच्छे से हो पाएगा। पहली पॉलिसी अपनाते थे गवर्नमेंट की हर चीज अपने कंट्रोल में लेकर आओ, लेकिन बाद में ये सारी चीजें रिवर्स कर दी गई। और गवर्नमेंट को बोला कि अब सब कुछ प्राइवेट को दो, अपना हाथ पीछे हटाओ, ठीक है। पहले गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती थी, अब गवर्नमेंट डिस इन्वेस्ट करती है। इन्वेस्ट का मतलब क्या होता है, पैसा लगाना किसी चीज में, और डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है पैसा वापस निकालना। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक सेक्टर का प्लान्ड डिस इन्वेस्टमेंट किया। प्लान्ड डिस इन्वेस्टमेंट का मतलब था प्लानिंग करके सारा पैसा वापस निकाला। और जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी गवर्नमेंट की, आई रिपीट, जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसके लिए एक इंस्टीट्यूट बनाया जो उस लॉस मेकिंग कंपनी को हैंडल करेगा। तो क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ेंगे, एंड डिसाइडेड टू रेफर, रेफर का मतलब होता है रेफर कर देना, भेजना, लॉस मेकिंग एंड सिक एंटरप्राइजेस। लॉस मेकिंग का मतलब पता लोगे, लॉस है, और सिक मतलब जो बीमार हो चुकी ऑर्गेनाइजेशन, बीमार इन द सेंस अब जिनका प्रॉफिट कमाने का कुछ भी दिख नहीं रहा है कि प्रॉफिट कमा पाएंगे।
तो लॉस मेकिंग सेट यूनिट को कहां आपने रेफर कर दिया? बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, जिसको हम BIFR भी बुलाते हैं। तो गवर्नमेंट ने 1991 में प्लान डिसइन्वेस्टमेंट किया, पैसा वापस बाहर निकाला, और जो लॉस मेकिंग कंपनी थी उसको BIFR को रेफर कर दिया कि अब ये इंस्टीट्यूट आप कंपनियों को संभालेगा, आपको ठीक करेगा, वो डिसाइड करेगा कि आपको बंद करना है या कंटिन्यू करना है। या कोई चीज समझ में आ गई? ओके। डिसइन्वेस्टमेंट की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, वो भी एक बार पढ़ लेते हैं, तुम्हारा प्राइवेटाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। द टर्म डिसइन्वेस्टमेंट यूज्ड हियर मींस ट्रांसफर इन द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू द प्राइवेट सेक्टर। ये इनकी जगह ऑफ लिख देना बच्चों। ट्रांसफर ऑफ द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज टू द प्राइवेट सेक्टर, मतलब हम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेट लोगों के हाथों में ट्रांसफर कर रहे हैं कि अब आप संभालिए, हमसे कुछ ना हो पा रहा। दिस रिजल्ट इन डाइल्यूशन ऑफ द स्टेक ऑफ गवर्नमेंट इन द पब्लिक एंटरप्राइज, और इससे जो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था, गवर्नमेंट की जो ओनरशिप थी, वो कम हो गई। और इन्होंने एक बात क्या बात बोली है कि अगर डाइल्यूशन 51% से ज्यादा हो जाए, मतलब ये कि गवर्नमेंट 51% से ज्यादा दे दे, तो वो ऑटोमेटिकली किसके हाथ में चले जाएगी? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में चले जाएगी। कंपनी की ओनरशिप आपको भी पता है बच्चों, हमको भी पता है कि 50% से अगर ज्यादा जिसके पास होता है वो कंपनी का ओनर माना जाता है। तो अगर गवर्नमेंट बोल दे कि 51% हम दे देंगे, तो गवर्नमेंट के पास तो 50 से कम हो गया ना, क्योंकि 51% तो उसने दे दिया, तो पब्लिक सेक्टर के हाथ में सिर्फ 49 या 49% से कम रह गया। तो सारी ओनरशिप कहां चलेगी? प्राइवेट में चलेगी। तो फिर प्राइवेट कंपनी ही उसको चलाएगी, प्राइवेट लोग ही उसको चलाएंगे, मैनेजमेंट बदल जाएगा, गवर्नमेंट के सारे लोग बाहर आ जाएंगे, प्राइवेट के सारे लोग उसके अंदर एंटर कर जाएंगे। तो ये है बच्चों हमारा प्राइवेटाइजेशन। क्या आपको ये चीज क्लियर हो गया? ओके। थर्ड बच्चों आता है हमारा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन तो बहुत ही सिंपल है, ये तो हमने 9th-10th क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ा है। क्या है ग्लोबलाइजेशन का मतलब समझते हैं। ग्लोबलाइजेशन का सिंपल वर्जन मीनिंग है, आप आइए हमारे घर, हम आएंगे आपके घर पे। मतलब ये इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग टुवर्ड्स द इमर्जेंस ऑफ कोहेसिव ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब ये कि सारी इकोनॉमीज को जोड़ दो और एक हम वर्ल्ड इकोनॉमी बना दे, एक इकलौती इकोनॉमी बना दे जो सब मिलकर चला रहे, इसको हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। 1991 से पहले हम रिस्ट्रिक्शन लगाते थे। रिस्ट्रिक्शन किस चीज का था? कि भैया हम आपको इंपोर्ट नहीं करने देंगे। क्यों इंपोर्ट नहीं करने देंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा ही नहीं होता था बाहर से कुछ मंगाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने लोगों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे कि आप इंपोर्ट इतने से ज्यादा का इंपोर्ट नहीं कर सकते और इतनी क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब ये कि लेट्स सपोज एग्जांपल ले रहे हैं कि आप 1 लाख से ज्यादा की अमाउंट को इंपोर्ट नहीं कर सकते और 2 क्वांटिटी से ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने रुपीस में भी लगाया और क्वांटिटी में भी लगाया, जिसको हम टैरिफ एंड कोटा बुलाते हैं। ये आप इंडियन इकोनॉमिक चैप्टर 3 में डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है ना। तो उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। किस चीज पे लगा दिए? टैक्सेस ज्यादा लगा दिए, क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए और लाइसेंस लेने के लिए बोल दिया, लाइसेंस लो। लाइसेंस इजीली देते नहीं थे, ठीक है, ये चीज हो गया था। लेकिन लिबरलाइजेशन के थ्रू हमने क्या किया? इंपोर्ट को लिबरलाइज किया, रिस्ट्रिक्शंस हटाए, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया, टैक्सेस को कम किया, फॉरेन एक्सचेंज को बढ़ावा दिया, जिससे हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के संग क्या कर सके? इंटीग्रेट कर सकें। ये सारी चीजें होती ग्लोबलाइजेशन के अंदर। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या, गौर से देखा जाए तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमारा जो इंटरेक्शन है दूसरी कंट्रीज के संग वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। मतलब ये कि आपके पास जो अच्छा है वो हम आपसे खरीदेंगे, हमारे पास जो अच्छा है वो आप हमसे खरीदिए। तो इससे क्या हो गया? एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंस भी हो गया और इंटरेक्शन भी हो गया। मतलब मिलकर काम भी करेंगे और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद उन्होंने बहुत बेसिक सी डेफिनेशन बोली है कि ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से क्या हुआ, हमारी जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी या फिर जो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज थी, अब वो बैरियर्स नहीं रही। अब फ्रीली हमारा ट्रेड हो पा रहा था, टेक्नोलॉजी आ रही थी और गवर्नमेंट ने जो ट्रेड पॉलिसीज थी उनको भी सिंपल रखा, जिससे हम इजिली इंपोर्ट इजिली एक्सपोर्ट कर पाए। क्या आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों ग्लोबलाइजेशन का? बहुत बढ़िया। तो लिबरलाइजेशन के अंदर हमने बच्चों देखा कि आपको अननेसेसरी कंट्रोल एंड रिस्ट्रिक्शन से हटा दिया गया था। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने देखा कि गवर्नमेंट ने अपना रूल कम किया और प्राइवेट रूल को बढ़ाया। और थर्ड हमने ग्लोबलाइजेशन देखा, जिसके अंदर हमने वर्ल्ड इकोनॉमी के संग इंटीग्रेट कर दिया। हर टाइप की जो रिस्ट्रिक्शन है उनको हटा दिया, टैरिफ के रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, लाइसेंसिंग के रिस्ट्रिक्शन हटा दिए, क्वांटिटी के रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दिए।
और लास्ट में बात करते हैं बच्चों कंक्लूजन की। तो क्या क्या हुआ, तो बच्चों काफी सारे पॉइंट्स दे रखे हैं कंक्लूजन के, वो पढ़ लेते हैं। क्या क्या कंक्लूजन है? जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी सिर्फ 6 इंडस्ट्रीज की रह गई थी कि आपको बस अब 6 इंडस्ट्रीज में से कोई कंपनी चालू करनी है तो आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, बाकी सारे के लिए लाइसेंस हटा दिया गया था। ठीक है, पहले क्या होता था कि कुछ गुड्स जो थे हमने छोटी कंपनियों के लिए बोल दिया था कि पहले छोटी कंपनियां ही बनाएंगी, लेकिन बाद में क्या किया, हमने बोला कि अब सब बना सकते हैं। मतलब ये कि पहले जो गुड्स हमने रिजर्व करके रखे थे कि ये सिर्फ सेलेक्टेड कंपनियां ही बना सकती हैं, बाद में उनको डी रिजर्व कर दिया, मतलब अब उसको कोई भी बना सकता है। क्लियर हो गया? ओके। थर्ड, डिस इन्वेस्टमेंट लाया गया जिसमें से गवर्नमेंट ने पैसा वापस बाहर निकाला। फॉरेन कैपिटल को लिबरलाइज किया, मतलब अब बाहर वाले लोग इजीली पैसा यहां पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को 100% तक अलाउ कर दिया, मतलब ये कि कोई कंपनी जो है वो 100% बाहर वालों की हो सकती है, 100% बाहर की कंपनी हमारे यहाँ पैसा लगा सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप टेक्नोलॉजी से कुछ चीज मंगाते हो, बाहर से कोई टेक्नोलॉजी लेकर आते हो, तो आपको फटाफट परमिशन मिल जाएगी, ऑटोमेटिकली परमिशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, एक गवर्नमेंट ने एक बोर्ड बनाया, एक इंस्टीट्यूट बनाया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, मतलब ये क्या कोशिश करिए कि बाहर से पैसा लेकर आइए और इंडिया में बिजनेस को करिए। तो ये सारी चीजें हुई थी इंडिया के अंदर इन इकोनॉमिक पॉलिसीज जो 1991 में आई थी। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की मदद से हमारी जो इकोनॉमी थी वो काफी ग्रो कर गई। आई होप बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। या पहले भी 8th 9th में पढ़ चुके हो, इंडियन इकोनॉमी और डिटेल में पढ़ोगे। क्लियर? ओके, तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, जिसके अंदर हम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखना और पढ़ते रहना। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।